हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए तो हम आज के क्लास में सबसे पहले आपको बताएंगे कि हम जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उस चैनल का नाम है बोट्स गुरु। और यहाँ पे अभी इस चैनल पे इस वीडियो ये बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 है, जिसमें हम उन सभी बातों को सीखेंगे जो केमिस्ट्री को बेहतर लेवल पे जानने, समझने और सीखने के लिए आवश्यक है। तो ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट बेसिक केमिस्ट्री का जा चुका है और आप स्टार्टिंग से देख करके आएंगे वीडियो को, तो फिर पार्ट 4 जो है बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वैसे उम्मीद है कि कुछ अगर यहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं तो मतलब बहुत कम ऐसा पॉइंट आएगा जो पिछले मतलब लेक्चर की आवश्यकता होगी आपको, लेकिन पूरा केमिस्ट्री बेहतर लेवल पे अगर आपको सीखना है उसके लिए आपको सभी पार्ट बिना स्किप किए, बिना छोड़े हुए लाइन बाय लाइन देखना होगा। उसके बाद से ये जो मतलब आपका बेसिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर है ये आपके पूरे केमिस्ट्री के लिए रामबाण साबित होगा। कहीं से इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं रह सकता है केमिस्ट्री में। चलिए तो इसमें हम बात करते हैं। पिछले क्लास में हम बात किए थे कुछ क्वेश्चन पे जहाँ धन मूलक, ऋण मूलक और उससे संबंधित जो है आयनिक यौगिकों को मतलब बनाना सीखे थे। आज के क्लास में हम सबसे पहले पिछले क्लास में दिए हुए कुछ होमवर्क पे बात करते हैं। पिछले क्लास में हम होमवर्क आपको दिए थे, निम्नलिखित यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखें। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूरा हुआ था, उसके बाद ये होमवर्क के तौर पे दिया गया था। मात्र 5 क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप बना के आए होंगे। यहाँ पे मिला लो अपना आंसर। जैसे सबसे पहला है इसमें सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का अगर हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो इसमें धन मूलक और ऋण मूलक को चेक करेंगे। तो इसमें सोडियम धन मूलक है और कार्बोनेट ऋण मूलक है। तो सोडियम का संकेत होता है Na और कार्बोनेट का संकेत होता है CO3। आगे बात करेंगे कि ये तो दोनों का हम संकेत लिख दिए। अब क्या होता है ना, इसके बाद संकेत के जस्ट बाद जो है हम इनके संयोजकता पे बात करते हैं। तो जो सोडियम है ये धन आयन है और सोडियम आयन की संयोजकता +1 होती है और कार्बोनेट आयन की संयोजकता -2 होती है। अब क्या है कि जब हम इनको लिख देते हैं और संयोजकता डिफरेंट होता है तो जो धन आयन का संयोजकता है वो ऋण आयन के बगल में गुना होता है और जो ऋण आयन का संयोजकता है वो धन आयन के बगल में गुना होता है। तो यहाँ पे ऋण आयन की संयोजकता -2 है, मतलब -2 क्या, माइनस बता रहा है कि ऋण मूलक है 2 है। तो ये 2 जो है इस धन आयन या धन मूलक के बगल में लगेगा और सोडियम की संयोजकता जो 1 है तो कार्बोनेट CO3 के बगल में 1 लगाने से कोई फायदा है नहीं। तो बस इतना ही इसका आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम है तो कैल्शियम का संकेत होगा Ca और कैल्शियम का संकेत होगा Ca और हाइड्रोक्साइड का संकेत होगा OH। अब अगला बात करेंगे कि पहले तो हम दोनों का संकेत लिख लेते, पहले धन मूलक का उसके बाद ऋण मूलक का। संकेत लिखने के बाद दोनों का संयोजकता चेक करते हैं। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, कैल्शियम धन आयन है, संयोजकता 2 वाला। तो अब क्या ना, इसकी संयोजकता 2 होती है, ये OH हाइड्रोक्साइड आयन है, संयोजकता 1 वाला। तो इसकी संयोजकता 1 वहां जाएगा, उसका यहाँ आएगा, तो यहाँ पे लगेगा होल ट्वाइस और 1 तो शो नहीं करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। उम्मीद है कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखेंगे जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का अगर बात करेंगे तो जिंक सल्फेट में सबसे पहले धन मूलक जिंक है और सल्फेट का सूत्र होता है SO4। अब क्या है ना कि इसमें एक और चीज चेक कर लो कि जिंक की संयोजकता कितनी होती है। तो कल भी हम बात कर चुके हैं, जिंक की संयोजकता 2 होती है
और सल्फेट आयन की भी संयोजकता 2 होती है, बस ये प्लस में और ये माइनस में। प्लस माइनस कोई कंसेप्ट है नहीं, वो धन मूलक ऋण मूलक है, इसलिए प्लस माइनस लगता है। तो दोनों की संयोजकता समान है, तो कुछ अगल बगल में लगाते हैं नहीं, तो जिंक सल्फेट का आपका सूत्र हो जाएगा ZnSO4। चलिए उम्मीद है यहाँ तक भी क्लियर होगा। आगे एल्यूमिनियम नाइट्रेट, हाँ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इसमें एल्यूमिनियम का तो एल होगा जिसकी संयोजकता 3 होती है, उसके बाद नाइट्रेट का सूत्र जो है NO3 होता है। नाइट्रेट का सूत्र NO3 होता है जिसकी संयोजकता -1 होती है, मतलब 1 होती है। अब क्या है ना कि यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का एल लिख देंगे और नाइट्रेट का NO3 लिख देंगे, और अगला बात यह है कि इसकी संयोजकता 1 यहाँ जाएगा, इसकी संयोजकता 3 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा NO3 का होल थ्राइस। चलिए अगला हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का बात करें तो हाइड्रोजन का H और सल्फाइड का S होता है। थोड़ा सा हम आपको एक बार याद दिला देते हैं कि सल्फर के 3 प्रकार के मूलक मुख्यतः होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। एक होता है सल्फेट, सल्फेट, फिर सल्फाइड, और एक होता है सल्फाइड। अब ये सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड का बात करें तो ये जो सल्फेट है, इस सल्फेट का जो सूत्र है वो होता है SO4। सल्फाइड का सूत्र होता है SO3, और जो सल्फाइड है इसका सूत्र केवल S होता है। और एक अच्छी बात यह है कि तीनों की संयोजकता -2 होती है, तीनों की संयोजकता -2 होती है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का तो S, सल्फाइड का, हाइड्रोजन का H और सल्फाइड का S। अब क्या है ना कि दोनों की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है 1, सल्फाइड की 2, तो यहाँ 2 लगेगा, तो इसका आंसर होगा H2S। अपना होमवर्क मिला लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आज का क्लास यहां से स्टार्ट है। आज के क्लास का सबसे पहला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम एवं सूत्र। वैसे हम पिछले क्लास में आपको, मतलब पिछले क्लास से यही टॉपिक चल रहा है, रासायनिक यौगिक का नाम लिखना और उसका सूत्र लिखना। लेकिन आज पिछले क्लास में हम जितना भी आपको बनाना सिखाए हैं वो सब केवल आयनिक यौगिक के लिए था, याद रखना, वो सभी किसके लिए था, आयनिक यौगिक के लिए था। लेकिन आज के क्लास में ना, मतलब कि हम अभी इस टॉपिक पे जो बात करेंगे वो आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक मिले होंगे, जिनका सूत्र जो है मतलब कि केमिस्ट्री में बेहतर तरीका से पढ़ने के लिए आना ही चाहिए। अब इसको कैसे, तो केवल हम पढ़ा के अगर छोड़ देते हैं तो आपको याद रहेगा कुछ दिनों तक, लेकिन आप उसको 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो फिर ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। तो मतलब रिवीजन करने का क्या तरीका है कि आप क्या करें कि एक बार एकदम स्लो मोशन में देख लें वीडियो को आराम से, मतलब स्लो का मतलब है कि नॉर्मल स्पीड 1 पे देख लें आराम से, एकदम बेहतर तरीके से। अब उसके बाद क्या है कि वो याद हो गया तो फिर आप क्या करो, एक बार कॉपी में लिख दो। दूसरा तरीका है कि उसको रिवीजन चाहिए तो एक बार क्या करेंगे ना कि फिर 2 दिन 3 दिन के बाद एक बार, या फिर कभी भी, मतलब बीच में बहुत लंबा गैप नहीं लेंगे, एक बार क्या करेंगे कि 2x पे जा करके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके या 1.5x पे जा करके इसको दोबारा देख लोगे। इससे क्या है ना, या मतलब एक शेड्यूल बना लो कि कैसे, ये सब बेसिक तो रिवीजन होना चाहिए। इससे क्या है कि चैप्टर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। तो इस तरह से रिवीजन इसका जरूरी होता है। और एक बात बता दे बाबू, आज के हम इस मतलब कि इस टॉपिक के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि हम महत्वपूर्ण यौगिकों का नाम और सूत्र जान रहे हैं। ये उन यौगिकों के नाम और सूत्र हैं, हम आपको बता दें पूरे NCERT से, NCERT के टेक्स्ट बुक में जितने भी यौगिक आए हैं, मतलब कि बहुत सारे यौगिक कई बार आए हैं, तो जितने भी यौगिक आए हैं जिनका हमको रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, पता होना चाहिए रिएक्शन के लिए या किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक में कोई चीज को पढ़ने के लिए, वो सभी इसमें सम्मिलित है। तो अगर आज आप इस वीडियो को पढ़ के जाते हैं तो फिर आपको पूरे 10th क्लास के NCERT बुक में, पूरे 10th क्लास के NCERT बुक में जो केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, उस केमिस्ट्री में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एकदम गारंटी है। फॉर्मूला को लेकर के आपका कोई तनाव नहीं रहेगा, पूरा तनाव दूर हो जाएगा। तो एकदम पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए देखिए, और एक एक
एक एक नाम और सूत्र को आप याद कर लीजिए, फिर आपको पूरे एनसीईआरटी के केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है। लगभग 5 से 6 चैप्टर पढ़ने आपको केमिस्ट्री के। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि नाम क्या है यौगिक का और उसका सूत्र क्या है। तो सबसे पहला है जल। अब ये जल महाराज का बात करेंगे तो जल का सूत्र तो जनरली सभी को ही जानते हैं। इस जल का सूत्र होता है H2O, ये तो सबको याद ही होगा। चलो ठीक है। जल के बाद इसी तरह से एक छोटा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। फिर उसके जस्ट बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। एक कार्बन मोनोऑक्साइड छूटा हुआ है इसमें। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड छूटा है तो हम अगले स्लाइड में बता देते हैं उसको। पहले सल्फर डाइऑक्साइड का होगा SO2। फिर उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का होगा SO3। क्या करना है आपको इसमें, हम फिर से बता देते हैं। पहले नाम फिर सूत्र, नाम और सूत्र, इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं, बस आराम से सीख लो और इसको आराम से याद कर लो। बस इतना याद रहेगा आपको, फिर आपको पूरे 10th केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। फिर है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। उसी तरह से ग्लूकोज। ग्लूकोज तो कई बार पूछो, डायरेक्टली पूछा हुआ है। ये तो बायो में भी पूछा हुआ है और मतलब सिंपल बात है कि साइंस के ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये चीनी का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र, यूरिया का सूत्र, ये ऐसे हैशटैग लगा देते हैं इस पे। ये तीनों पे हैशटैग लगा देते हैं। हैशटैग का सेंस है कि MVVI है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका सूत्र डायरेक्टली पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लूकोज का अणुसूत्र है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का अणुसूत्र है, निम्नलिखित में से कौन यूरिया का अणुसूत्र है। तो ये डायरेक्टली आता है। अब ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होगा, तो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। उसी तरह से अगर चीनी का बात करें तो चीनी का अणुसूत्र होगा C12H22O11। उसी तरह से यूरिया का बात करें तो यूरिया का सूत्र मतलब एक लिखा तो इसी तरह जाता है, देख लीजिएगा, CONH2 का होल ट्वाइस। CONH2 का होल ट्वाइस। अभी हम बात यहां पे कर रहे हैं कि यूरिया जो है जिसका सूत्र CONH2 का होल ट्वाइस होता है, तो यहां पे बात करेंगे तो इसको एक दूसरे तरीके से जो याद रखने में बहुत आसान होता है। NH2 मतलब 2 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CONH2 और इसको ऐसे याद करते हैं आसान तरीके से, NH2 को NH2 तो यूरिया का सूत्र जो है मतलब ये काफी आसान तरीके से याद है, NH2 को NH2, या कहीं पे ये भी मिलेगा CONH2 का होल ट्वाइस। चलिए यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम आगे बात करेंगे एक यौगिक है जिसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम और इसी से जुड़ा हुआ एक और यौगिक होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जिप्सम का सूत्र क्या होगा, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। अब ये जिप्सम क्या है कि कठोर पदार्थ होता है। आगे बात करें कि जिप्सम को जब पीस करके डस्ट बनाया जाता है, मतलब कि इसमें से जल के अणु को निकाल दिया जाता है, तो जल के अणु को जब निकालते हैं तो जल का अणु बाहर होने के बाद वो बदल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O और कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, हम यहां लिख के दिखा देते हैं दूसरे तरीके से कैसे लिखा मिलेगा आपको। तो कहीं कहीं मिलेगा, दूसरा कलर भी यूज कर लेते इसके लिए। CaSO4 का
होल ट्वाइस इंटू H2O। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है। ये जिप्सम को जलांशित करने पर, मतलब कि जिप्सम से जब जलकाणु बाहर निकलता है तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी हम तो बोले ही ना कि जितना यौगिक कर रहे हैं सब 10th क्लास का है और सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे इसके बाद हम धोवन सोडा और बेकिंग सोडा। धोवन सोडा और बेकिंग सोडा, धोवन सोडा मतलब कि धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा मतलब कि खाने वाला सोडा। इसको खावा सोडा के नाम से जानते हैं, इसको वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। Na2CO3 इंटू NH2O। ये किसका सूत्र है, धोवन सोडा का। उसके बाद बेकिंग सोडा के अगर सूत्र का बात करेंगे तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होगा। और ये धोवन सोडा का जो Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उम्मीद है कि यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे इसके बाद कास्टिक सोडा का। ये कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास मतलब कि दोनों एक ही प्रकार का फॉर्मूला, लगभग समान फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेज होता है, इसीलिए एक ही जगह लिख दिए हैं। कास्टिक सोडा, सोडा सोडा मतलब कि इसमें सोडियम आएगा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसका रासायनिक नाम एक और होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसी तरह से कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH, जिसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देख लो, बुझा हुआ चूना या इसी को चूना जल दोनों नाम से जानते हैं। तो बुझा हुआ जो चूना है, इसकी तो एक कहानी ही है। तो बुझा हुआ चूना का फार्मूला पहले होगा CaOH का होल ट्वाइस। अभी तो याद करना है आपको, तो याद करना। ऐसे इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद है बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कली चूना के नाम से जानते हैं। तो फिर इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद है संगमरमर। संगमरमर का मतलब कि कई नाम है, यहाँ पे तो हम संगमरमर पे ही बात कर लेते हैं। संगमरमर का कई नाम नहीं, मतलब संगमरमर का जो सूत्र है वो और भी कई पदार्थ का सूत्र होता है। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अब क्या है ना कि इसके अलावा एक खरिया नाम सुने होंगे, उस खरिया का भी सूत्र जो है कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 होता है। उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, या मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो है आपको मतलब कि केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर अम्ल भास्म एवं लवण वाले चैप्टर में मिलेगा, जहाँ पे एसिडिटी को दूर करने के लिए जो दवा सलाह दी जाती है, उस दवा में कंपोजिशन के रूप में यही मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होता है, जिसका फार्मूला होगा MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। अब इसको नाम में अगर पढ़ेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए, उम्मीद है कि यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे आप देखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जिसको MgOH का होल ट्वाइस का। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए,
मतलब इतना कम समय में तो आप नोट नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस टाइम में रोक लेंगे और रुक करके आराम से पूरा नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और यौगिक हैं महत्वपूर्ण में, उसमें एक है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सभी एक ही टाइप के हैं और इनका सूत्र भी काफी मिलता जुलता होता है। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, जिसका ज्यादा उपयोग होता है, इसीलिए केवल क्लोरोफॉर्म ही लिखा गया है, लेकिन हम और भी आपको बता देंगे। तो क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। अब इसी तरह से हम थोड़ा सा और भी आपको बता ही देते हैं यहाँ पे। जैसे अगर ब्रोमोफॉर्म हो, तब ब्रोमोफॉर्म का हो जाएगा CHBr3। अगर आयोडोफॉर्म आ जाए तो उसका आ जाएगा CHI3। उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। इसको, इसका एक और नाम होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है टेट्राक्लोरोकार्बन। टेट्राक्लोरोकार्बन नहीं, टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं, सॉरी, कार्बन नहीं, टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, फार्मूला याद रखना। अच्छा, ये सब ऐसे फार्मूलाज हैं, मतलब कि जो, मतलब इसमें से अधिकतर ऐसा है जिसका मतलब कि डायरेक्टली फार्मूला बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी साल ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। वो रिएक्शन में तो आएगा ही, उसके अलावा हम बता रहे हैं ना कि ऐसे फार्मूलाज हैं जो बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी साल, बिहार बोर्ड एग्जाम में, हाँ बिहार बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी साल आया हुआ है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक है फॉर्मिक एसिड, एक इथेनॉल होगा। फॉर्मिक एसिड के अलावा इथेनोइक एसिड भी होगा। अच्छा, ये भी छूटा हुआ, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। फॉर्मिक एसिड जिसको मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। इसी तरह एक होगा एसिटिक एसिड, एक होगा एसिटिक अम्ल या एसिड, एक ही बात है, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक अम्ल और यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का एक और नाम होता है, उसका एक और नाम होता है इथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का एक और नाम होता है इथेनोइक अम्ल। उसके बाद है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। तो पहले हम फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल का आपको सूत्र बता देते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, जिसको हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। उसी तरह से एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब क्या है ना कि मतलब इसके बाद है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। शराब के रूप में हम जिन मादक पदार्थ या पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं वो इथेनॉल ही होता है। और एक बात, इथेनॉल जो है एक और होता है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ईंधन के रूप में मतलब कि ये जो गाड़ियां चलती हैं, बसेज, ट्रक्स, इन सब में मतलब कि इथेनॉल के रूप में, सॉरी, ईंधन के रूप में इस इथेनॉल का यूज होता है। अब इसका सूत्र क्या होगा, इसका भी सूत्र पूछा हुआ है। इसका सूत्र होता है C2H5OH। अभी आप इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको नाम और सूत्र याद रखना है। अब दिमाग लगाने का हम चैप्टर में करेंगे हम। फिर उसके बाद साबुन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। साबुन का सूत्र होगा C17H35COONA। उसके बाद सोडियम एसीटेट, हाँ सोडियम एसीटेट,
सोडियम एसीटेट भी हो सकता है, पोटेशियम एसीटेट भी हो सकता है। तो सोडियम एसीटेट लिखा है तो इसको आप देख लीजिए, सोडियम एसीटेट। हाँ, ये दो चीज आपको बता देते हैं, दो और आयन है, इसको आप सीख लो, यहाँ पे काम देगा। वो कौन कौन सा दो आयन है? तो एक आयन है एसीटेट, पहले एक फॉर्मेट आयन, एक होता है फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन, और एक होता है एसीटेट आयन। अब आयन है तो कल मतलब पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं कि आयन का मतलब है कि उस पे चार्ज होगा, और ये दोनों ऋण आवेशित होते हैं। अब फॉर्मेट आयन कैसा होगा? तो फॉर्मेट आयन और एसीटेट आयन का अगर सूत्र का बात करेंगे तो फॉर्मेट आयन होता है HCOO माइनस। उसी तरह से एसीटेट आयन कैसा होगा? तो CH3COO माइनस। इस HCOO को फॉर्मेट आयन कहते हैं, CH3COO को एसीटेट आयन कहते हैं। अब क्या है ना कि थोड़ा सा नाम लिखना, अगर यहाँ पे धन आयन के रूप में सपोज डेट, यहाँ पे अगर धन आयन के रूप में अगर सोडियम होता तो इसको पढ़ते सोडियम फॉर्मेट, क्या कि धन मूलक का नाम पहले पढ़ते हैं, ऋण मूलक का नाम बाद में पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे धन मूलक के रूप में अगर पोटेशियम होता तो इसको हम पढ़ते हैं पोटेशियम एसीटेट। लेकिन अभी तो यहाँ पे हम केवल आयन बताए हैं, यौगिक वहां बता दें। आगे हम बात करेंगे कि ये सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होगा। तो सोडियम और एसीटेट का फार्मूला क्या है? CH3COO। और एक चीज क्या है ना कि आप एक चीज यहाँ पे सुन के चलो और ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना। यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है, सोडियम एसीटेट हो, पोटेशियम एसीटेट हो, इसमें ये एसीटेट आयन या फॉर्मेट आयन का फार्मूला पहले लिखाता है और धन आयन का फार्मूला बाद में लिखाता है, याद रखना। तो यहाँ पे जब इसका हम फार्मूला करेंगे सोडियम एसीटेट का, तो पहले एसीटेट का फार्मूला लिखेंगे। तो फिर एसीटेट का फार्मूला क्या है? तो एसीटेट का फार्मूला यहाँ दिया है, CH3COO, और सोडियम का सूत्र हो जाएगा Na। तो सोडियम एसीटेट का सूत्र होगा CH3COO Na। उसके बाद एक और हम अभी आपको बताए थे कि सोडियम एसीटेट के अलावा अगर पोटेशियम एसीटेट हो जाए, उसके बाद सोडियम फॉर्मेट हो जाए, उसके बाद पोटेशियम फॉर्मेट हो जाए। हम जस्ट एक स्लाइड लेकर के बात कर ले रहे हैं, देख लीजिए। जैसे सोडियम फॉर्मेट हो जाए, अगर सोडियम फॉर्मेट बोल रहे हैं ना तो इसका सूत्र क्या होगा? तो फॉर्मेट का सूत्र क्या होगा? तो फॉर्मेट का सूत्र होगा HCOO, और सोडियम बोल दिया था Na, तो ये हो गया सोडियम फॉर्मेट। कोई तरह का देता पोटेशियम फॉर्मेट, तो पोटेशियम फॉर्मेट का दिया है तो HCOO मतलब कि फॉर्मेट, अब पोटेशियम का के तो HCOO के। अच्छा, एक चीज और जो आपको दे रहे हैं, पता नहीं आप इसका क्या करेंगे, हैशटैग है, अगले क्लास में याद दिला देना, बता देंगे। तो वो ये है कि आप इसका नाम बताओ, कि कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखते हैं आप इसको बना पाते हैं या नहीं। यह आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट में बता देंगे कि कैल्शियम फॉर्मेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चलो मेन टॉपिक पे चलते हैं जहां बात कर रहे थे। इसके बाद क्या है ना कि एक है फॉर्मल्डिहाइड, एक है एसीटल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जब फिर इसमें फॉर्म आ रहा है तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड समूह। हम आगे बात करेंगे चैप्टर में, वहां पे कार्बन और इसके यौगिक में, तो फिर क्लियर होगा। एसीटल्डिहाइड का होता है CH3 CHO, इसको एसीटल्डिहाइड कहते हैं। तो ये कुछ यौगिक थे जिनका नाम मतलब कि हमको नाम और सूत्र पता होना चाहिए। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात।
चलिए आगे बात करते हैं इसके आगे एक दूसरे टॉपिक पे। मतलब इस टॉपिक का नाम है कुछ तत्वों के लैटिन नाम और उनके संकेत। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ना, मतलब कि ये लैटिन नाम केवल इसलिए, ये 10th एग्जाम में पूछता है नहीं वैसे, लेकिन बेसिक पढ़ रहे हैं तो यहां से एक चीज निकल के आएगा, वो ये होगा कि जैसे सोडियम का संकेत, ये तो सोडियम एस से शुरू हो रहा है ना, तो फिर इसका संकेत Na क्यों होता है, पोटेशियम P से शुरू हो रहा है, फिर इसका संकेत K क्यों होता है। इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वाला मतलब कि टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है कुछ तत्वों के लैटिन नाम और उनके संकेत। तो सबसे पहले तत्वों का नाम होगा, फिर उसका इंग्लिश नाम होगा, फिर उसका लैटिन नाम होगा, फिर उसका संकेत होगा। तो सबसे पहला जो नाम मतलब तत्व है वो है सोडियम। सोडियम इंग्लिश में भी सोडियम बोलते हैं, इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। नेट्रियम। अब ये शुरू हुआ Na से, यहां देख लो, इसीलिए इसका संकेत क्या होगा, Na होगा। किसका, सोडियम का। मतलब आप ऐसे समझ लो, किसी बच्चे का दो नाम होता है, ठीक, मतलब एक घर का दुलार वाला नाम और एक ऑफिशियल नाम। उसी तरह से ये कुछ ऐसे, और एक और बात है कि सभी बच्चों का नहीं होता है, किसी किसी बच्चों का होता है। तो 118 तत्वों में कुछ दुलरुआ तत्व हैं जिनका लैटिन नाम भी होता है, ननिहाल वाला नाम भी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सोडियम जिसका लैटिन नाम नाइट्रियम होता है, इसीलिए इसे Na से सूचित करते हैं, या इसका संकेत सोडियम का Na होता है। पोटेशियम, इसका लैटिन नाम कैलियम होता है, इसीलिए ये K से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे K से सूचित करते हैं। फिर आगे बात करेंगे आयरन। आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब लोहा, तो इसका इंग्लिश नाम तो आयरन ही होगा, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है वो फेरम हो जाता है, फेरम, FeRum। तो फिर ये Fe, इसका स्टार्टिंग का 2 लेटर यूज करते हैं, Fe, इसका संकेत हो जाता है Fe। फिर अगला है तांबा या कॉपर। तो ये कॉपर का इंग्लिश तो कॉपर ही होगा, लेकिन इसका लैटिन नाम जो है क्यूप्रम होता है, CUPRUM, क्यूप्रम। तो स्टार्टिंग का 2 लेटर लेते हैं तो इसका संकेत हो जाता है, कॉपर का संकेत हो जाता है Cu। अगला सिल्वर, चांदी, सोना चांदी, जिसका उपयोग मुख्यतः ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। तो चांदी जिसको सिल्वर कहते हैं, इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम। अब क्या है ना कि आपके हिसाब से आप बोलेंगे कि इसमें तो AR ले लीजिए, नहीं, ऐसा होता नहीं है। मतलब कि ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया संकेत है, और मतलब इसका अलग अलग लॉजिक है। इसमें देखा गया था अर्जेंटम में कि उच्चारण में कौन मतलब कि ज्यादा मतलब आ रहा है साउंड में, तो AG, इसीलिए इसका संकेत हो जाता है AG। अगला बात करें गोल्ड। अच्छा, एक और चीज, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो संकेत है ना वो हम अपने लॉजिक से नहीं बना रहे हैं, या कोई भी टीचर अपने लॉजिक से संकेत नहीं बना सकता है। ये जो दिए हुए संकेत हैं, ये दिया हुआ नाम है, ये मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये एक संस्था द्वारा दिया गया नाम है खोज होने के बाद। तो फिर हमको इसी वे में आराम से पढ़ना है और याद रखना है। उसके बाद सिल्वर, चांदी के बाद है गोल्ड, जिसको हम सोना कहते हैं, और येलो कलर का भी होता है। इसका भी लैटिन नाम है ननिहाल वाला नाम, जिसका नाम है औरम। औरम और AU, इसीलिए इसका संकेत होता है AU। अगला है टीन या बंग। स्टीन या बंग का लैटिन नाम स्टेनम होता है। अभी आपको याद क्या करना है भैया, तो इनका लैटिन नाम और संकेत, संकेत तो लगभग का याद होगा, किसी किसी का याद करना होगा, लेकिन लैटिन नाम भी पता होना चाहिए आपको। तो औरम, जिसका संकेत AU होगा। स्टेनम बोलते हैं, टीन को स्टेनम बोलते हैं, इसलिए इसका संकेत SN होता है। फिर सीसा या लेड, कांच जिसको बोल रहे हैं, इसको मतलब लैटिन नाम है प्लम्बम कहते हैं, और इस प्लम्बम को या लेड सीसा को PB संकेत द्वारा सूचित किया जाता है। मरकरी या पारा, ये मरकरी या पारा जो है, जो बुखार मापने वाला थर्मामीटर जो आता है, पतला सा कांच का होता है, उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड या मतलब द्रव होता है मरकरी। इसको लैटिन नाम इसका होता है हाइड्रागिरम। अब ये हाइड्रागिरम जो है, इस मतलब मरकरी का लैटिन नाम है, तो इसका संकेत होता है मरकरी का Hg। उसके बाद एंटीमनी। एंटीमनी, इसका लैटिन नाम एस्टीबियम होता है, इसीलिए एंटीमनी को SB से सूचित किया जाता है, यह संकेत होता है SB। उसके बाद टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन जिसका लैटिन नाम उल्फ्राम होता है, और इसीलिए इसे W से सूचित करते हैं।
ये तो लैटिन नाम हो गए और उनका संकेत हो गया, उनके तो मतलब कि हिंदी और इंग्लिश नाम हो गया। आप देख सकते हैं इसको, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए इसके आगे बात करेंगे हम। एक टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि ये समझो कि पूरे केमिस्ट्री में दो बार तो इसलिए आएगा कि वो 2 बार आना है उसको चैप्टर में। उसके अलावा अब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, या तो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आया हुआ क्वेश्चन हो, या उसके पेज नंबर में आया हुआ क्वेश्चन हो। उन सभी क्वेश्चंस को करते समय ये सारणी का मतलब जिसका नाम है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी, इस सारणी का काफी महत्व है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे और हम आपको बहुत आसान तरीके से इसको याद मतलब करा देंगे। अब उसमें क्या है ना कि धातुओं की जो क्रियाशीलता श्रेणी है, इसको पहले समझते हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी का मतलब क्या है। तो मुख्यतः जो धातुएं सामान्यतः हमारे आसपास में जो अभिक्रिया करके मतलब यौगिक बनाती हैं, उन्हीं धातुओं को लिया गया है और इन धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी रखा मतलब बनाया गया है। ये क्रियाशीलता श्रेणी मतलब इस बात को शो करता है, प्रदर्शित करता है कि इन सभी धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है और सबसे कम क्रियाशील कौन है, और कौन धातु किससे अधिक क्रियाशील है और कौन धातु किससे कम क्रियाशील है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे पोटेशियम सबसे ऊपर है, तो पोटेशियम के नीचे ये जितने तत्व हैं, कौन कौन से पोटेशियम के ऊपर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी इसके नीचे हैं। तो इसका मतलब ये जितने नीचे के जो मतलब की धातु हैं, इन सभी धातुओं में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। उसी तरह से सोडियम जो है, सोडियम इसके नीचे वाले सबसे अधिक क्रियाशील है, लेकिन पोटेशियम से कम क्रियाशील है। अगर हम जिंक का बात करें तो जिंक आयरन से, टीन से, लेड से इसके नीचे वाले सभी से अधिक क्रियाशील है, लेकिन ये अपने से ऊपर वाले सबसे कम क्रियाशील है। अब ये क्रियाशीलता का उपयोग या यूज क्या है, तो एक जगह यूज करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, और वहां पे एक रिएक्शन पढ़ना होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है ना कि एक धातु किसी दूसरे धातु को, वो भी अपने से कमजोर धातु को, उसके विलयन से हटा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक समझिएगा कैसे हटा देता होगा। तो जैसे हम एक बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं कि एक कील डुबो देते हैं, एक कील, लोहा का कील, लोहा का कील डुबो देते हैं। अब इस लोहा के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे ऐसा होता है कि इस लोहे के कील पर एक परत जम जाता है, और दूसरा चीज देखने को मिलता है कि ये जो विलयन था उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो फिर इसके ऊपर जो परत जमा है वो क्या है, और इसका विलयन का कलर चेंज हुआ ये क्या है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें धातु कौन सा है, कॉपर, और डाले किसका कील है, लोहा का। अब इसमें यहाँ पे आप देखिएगा क्रियाशीलता श्रेणी में कि लोहा या आयरन यहाँ पे है और कॉपर या तांबा यहाँ पे है। तो तांबा जो है ना वो आयरन से कम क्रियाशील है। आयरन क्या करता है, अभिक्रिया करके तांबा को उसके विलयन से हटा के साइड कर देता है, और फिर उस टाइम में क्या बना लेता है, तो उस टाइम में बना लेता है आयरन सल्फेट, और तांबा को साइड कर देता है। तो इस जगह पे हम इसका मेनली उपयोग करते हैं कि कौन सा धातु किस धातु को उसके विलयन से हटा देगा, विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। इसके लिए और भी एग्जांपल एक देख लीजिए जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ये कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बता देते हैं आपको, ZnSO4। अब ZnSO4 में हम क्या करें, अगर आयरन धातु रख देते हैं या लोहा का कील डाल देते हैं, ZnSO4 के विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में अगर लोहा का आप कील डालते हैं
तो फिर इस लोहा के कील का मतलब कि वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप क्रियाशीलता श्रेणी में देख लीजिए, जिंक ऊपर है और लोहा नीचे है, तो लोहा कम क्रियाशील है, तो ये उसको नहीं हटा पाएगा, नहीं विस्थापित कर पाएगा, तो यहाँ पे होगा कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। उम्मीद है कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो यही मतलब कहाँ पे रिएक्शन होगा, कौन किसको हटाएगा, कौन किसको नहीं हटाएगा, इसके लिए धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी हमको याद होना चाहिए। अब याद होने के लिए क्या है, मतलब कि आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे याद करते हैं। तो इसमें सबसे पहला तत्व कौन है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी वे में आपको याद रखना होगा। अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका हम आपको बता देते हैं। इस तरीका को मतलब कि आप याद रखेंगे, वो ये है, एक जबरदस्त लेवल का धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को याद रखने के लिए एक जबरदस्त लेवल का छोटा सा ट्रिक लेकर के आए हैं। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो ये एकदम आसानी से याद हो जाएगा, बिना किसी प्रेशर के। तो अब क्या है ना कि इसमें सबसे पहला धातु होता है पोटेशियम, जिसको के से सूचित करते हैं, दूसरा सोडियम जिसको Na से सूचित करते हैं, तीसरा कैल्शियम जिसको Ca से सूचित करते हैं, चौथा मैग्नीशियम जिसको Mg से सूचित करते हैं, उसके बाद एल्यूमिनियम Al, Zn, Fe, Sn। इसको लेकर के ना एक सेंटेंस तैयार किया गया है। इस सेंटेंस को आप याद रखो, और सेंटेंस याद रखने के साथ साथ इसको मतलब लिख लो। उसमें क्या है ना कि वो सेंटेंस है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, पकाता है, कौन है आगे आओ। एक बार और सेंटेंस देख लीजिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता पकाता है। एक जगह मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेते फिर हम आगे बढ़ते हैं। पकाता है, फिर कौन है आगे आओ, ये आप देख लेना। एक बार और देख लो ध्यान से। धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी का एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप देख लें। वो ट्रिक है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, कौन है आगे आओ। इसमें केदार से के हो जाएगा, नाथ से एन हो जाएगा, का से सी ए, माली से एम जी, आलू से एल, जरा से जेड एन, फीका से एफ, सा से एस एन, पकाता से पी बी, है से एच जी, कौन से सी यू, सॉरी है से एच, कौन से सी यू, और है से एच टी, आगे से ए जी, और आओ से ए यू। उसके बाद इस सबका संकेत अगर आपको पता हो तो सबका नाम भी पता होना चाहिए। मेनली ये ट्रिक हम इसको एक बार लिख के आपको दोबारा दिखा देते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो इसमें ट्रिक याद करना, बस उनको ट्रिक याद हो गया होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे केदार नाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता फीका सा पकाता है। पहले इतना को समझ लो। तो केदार से के, नाथ से एन ए, और का से सी ए, माली से एम जी, आलू से ए एल, जरा से जेड एन, फीका से एफ ई, सा से एस एन, पकाता से पी बी, है से एच। उसके बाद आगे इसका कुछ सेंटेंस है, कौन है कौन है आगे आओ। तो इसमें क्या है ना कि ये कौन से एक लिखेंगे संकेत सी यू, है से एच जी, आगे से ए जी,
आओ से एयू, एयू मतलब कि गोल्ड, एजी मतलब सिल्वर। तो ये धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है। इसमें जो नीचे है वो अपने से ऊपर वाले से, वो अपने विलयन से विस्थापित हो जाए। चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर है। आप इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हिंदी नाम भी और संकेत भी और ट्रिक भी लिखा हुआ है। एक और टॉपिक है जो है अक्रिय गैस या नोबल गैस, और भी बहुत सारा नाम है इसका। इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस, अक्रियशील गैस। अच्छा, ये सभी तत्व ही हैं, ये सभी तत्व हैं और ये वर्ग 18 के तत्व हैं। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आवर्त सारणी, और उस आवर्त सारणी में आपको बताएंगे कि तत्वों की ना, मतलब तत्वों को सजाया गया है एक टेबल में, उस टेबल को आवर्त सारणी कहते हैं। उस टेबल में ना मतलब कि ऐसे बहुत सारे खंड होते हैं, बहुत सारे खंड होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से 18 तक। जो सबसे लास्ट वाला खंड होता है 18वां वर्ग बोलते हैं उसको, उसी में ये सभी 6 तत्व शामिल हैं। अब ये सभी 6 तत्व जो हैं अक्रिय गैस हैं। ये मतलब इनका भी मतलब 10th क्लास के साइंस में कई जगह उपयोग है, इसीलिए इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है ना कि इनको अगर जानना शुरू करेंगे। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि ये वर्ग कितना के तत्व हैं? तो ये वर्ग 18 के तत्व हैं, वर्ग 18 के तत्व हैं। इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं, इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, अक्रियशील गैस भी कहते हैं। वर्ग 18। अगला बात, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, हाँ आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। कौन कौन से हैं? 6 हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इस तो इसी तरह याद हो जाएगा ये। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। एक बार और याद कर लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अब इसका क्या है ना कि संकेत क्या होगा ये देख लो, सबका संकेत क्या होगा। तो हीलियम का संकेत He होता है, नियॉन का संकेत Ne होता है, और आर्गन का संकेत Ar होता है, क्रिप्टन का संकेत Kr होता है, जेनॉन का संकेत Xe होता है, रेडॉन का संकेत Rn होता है। फिर से देख लीजिए एक बार, हीलियम का He, नियॉन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टन का Kr, जेनॉन का Xe और रेडॉन का Rn। इनका परमाणु संख्या भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या ना कि हीलियम की परमाणु संख्या जो है, ये क्या था? संकेत, संकेत। संकेत के बाद होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो हीलियम का परमाणु संख्या जो है वो 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18, 36, 54 और 86। सबका परमाणु संख्या भी याद होना चाहिए। अब क्या ना कि ये याद अगर आपको नहीं हो तो इसका एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है हेना, नेहा और करीना जेरोक्स रवीना। मतलब रवीना टंडन एक हीरोइन है और हमारे गांव की 3 लड़कियां, कौन कौन? हेना, नेहा और करीना। ये तीनों जो है एकदम रवीना टंडन की तरह देखने में लगती हैं। तो किसी ने बोला हेना, नेहा और करीना, और करीना, एक मिनट, करीना, हेना, नेहा और करीना जेरोक्स, मतलब कि एकदम उसी के कॉपी, जेरोक्स रवीना। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे और इसी से आपका ये अक्रिय गैस के जो 6 तत्व हैं वो याद रहेंगे। चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं तक था, लास्ट। अब लेक्चर के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर के लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे, मतलब ये चौथा लेक्चर है केमिस्ट्री बेसिक का, तो इससे पहले का अगर आप 3 लेक्चर लगातार देखे होंगे तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लेना, तब तक क्वेश्चन देख लो क्या है और किस लेवल का है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखें। यहाँ क्लास वर्क लगा हुआ है, क्लास में ही करना है इसको। तो संकेत लिखें, तो सबसे पहले हाइड्रोजन है जिसका संकेत H होगा, उसके बाद मरकरी है जिसका संकेत Hg होता है, एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, कार्बन का संकेत C होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, फास्फोरस का संकेत P होता है,
कॉपर का संकेत Cu होता है, सीसा का संकेत Pb होता है। ये ऐसा दिया है ना कि मतलब इसको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो फिर अभी भी याद हो जाएगा अगर उधर बचा हो तो। सिलिकॉन का संकेत Si होता है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, फ्लोरीन का संकेत F होता है, कैल्शियम का संकेत Ca होता है। उसी तरह से आगे बात करें कि चांदी या अर्जेंटम, इसका संकेत Ag होता है, लोहा का Fe होता है, हीलियम का He होता है, क्लोरीन का Cl होता है और सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, टीन का Sn होता है, सोना का Au औरम कहते हैं। तो सोना का Au होता है, गंधक या सल्फर, गंधक या सल्फर इसका संकेत S होता है, सल्फर नाम भी लिख देते हैं दूसरा नाम, बहुत सारे बच्चों को दूसरा नाम पता भी नहीं होगा। आर्गन का Ar होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है और जस्ता का Zn होता है। तो ये सभी कुछ मतलब कि आपके लिए क्वेश्चन थे जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड थे। हम सोचे थे कि मतलब उसी टाइम में कराएंगे तो थोड़ा आप बता पाएंगे और फिर उसके बाद लंबे समय तक आप भूल जाएंगे। तो हम सोचे थे कि इसको इसलिए क्वेश्चन दें आपको ताकि आप लेक्चर को देख पाए जा करके जो नए हैं वो। चलिए ठीक है, आगे कुछ और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संख्या और परमाणु भार लिखें। तो परमाणु संख्या और परमाणु भार लिखना है। पहले तो इसका परमाणु संख्या बताना है और फिर परमाणु भार बताना है। तो परमाणु संख्या और परमाणु भार की बात करेंगे तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु भार जो है वो 23 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2, परमाणु भार 4, सल्फर का 16, परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का 8, परमाणु भार 16, क्लोरीन का Cl 17, क्लोरीन का 17, परमाणु भार 35.5, कार्बन C का 6 12, नाइट्रोजन का N7 14, ऑक्सीजन कैल्शियम है, कैल्शियम का 20 और परमाणु भार 40। उसी तरह से हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु भार भी 1, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और परमाणु भार 39। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन होगा उसको आप देख लीजिए। एक और क्वेश्चन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन है कि नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं और संगत तत्वों के नाम लिखें। अब ये संकेत पहले से दिया गया है, आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। Ag, Ag का मतलब होता है सिल्वर, Ag का मतलब होता है सिल्वर। P फॉर फास्फोरस, B फॉर बोरॉन, Hg फॉर मरकरी या पारा जिसको हाइड्रागिरम भी कहते हैं, Ar फॉर आर्गन, Br फॉर ब्रोमीन, Na फॉर सोडियम, Ne फॉर नियॉन, Cl मतलब क्लोरीन, K मतलब पोटेशियम और B मतलब बोरॉन। दोबारा आ गया क्या? हाँ, दोबारा आ गया बोरॉन। F मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन। चलिए, ये लास्ट टॉपिक था। हम आज क्लास को यहीं तक रोकते हैं, फिर इससे आगे कुछ बेसिक बचा हुआ है, वो लास्ट आपका बेसिक का लेक्चर होगा। फिर उसके बाद हम 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और वहाँ से जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर काफ़ी धमाकेदार, काफ़ी शानदार होगा। और लेक्चर लगातार देखें, स्किप नहीं करें और बीच में गैप नहीं होना चाहिए हमारे पढ़ाई में किसी भी प्रकार का। हमारा जो लेक्चर है वो मैक्सिमम 1 घंटा का है
और 40 मिनट से 1 घंटा के बीच का होता है। पर डे आप 1 घंटे से 40 मिनट देख लेते हैं तो फिर आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो उससे बेहतरीन कंटेंट है मेरा। आप इसको एक बार पूरे ध्यान से पढ़ के देखें, आपको ऑफलाइन क्लास जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज क्लास यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोर्ड्स गुरु चैनल से इतने समय तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।